आप एक रील देखेंगे जहाँ पे आपने स्क्रॉल किया, वहाँ पे कुछ तो शेयर कर रहा है, आपके आंखों में आंसू आ गए, आप दुखी हो गए। आपने फिर नीचे स्क्रॉल किया और आपको लगा ओह मेरी फ्रेंड यहाँ जा रही है, मुझे उसने बताया नहीं, आप जेलस भी फील हो गए। आपके सारे इमोशंस आ जाते हैं रात को, आप सब इमोशन को टक 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 टच कर दिया, आपने एक्टिवेट कर दिया, आपको नींद कैसे आई? एंजाइटी और डिप्रेशन या सैडनेस, ये तीनों में कुछ फर्क है? हमारे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो हम छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए वो सैड है क्योंकि मैं उसको लेट गो नहीं कर रही जो मेरे पास्ट में चीज हुई है। सैडनेस तो आजकल लोग बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। हर वर्ड के पीछे एनर्जी अटैच हो गई। अभी मैं आपको बोलूंगी आई लव यू, तो आपको लगेगा अरे वाह यार अच्छा लग रहा है, आना ने ऐसा बोला। आई हेट यू, एक झटका आएगा ना, वो क्या है? मैं आप में एनर्जी थ्रो कर रही वर्ड्स को ले। जो इंसान मुझे लगता है बहुत दुखी है या जिसको लगता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, वो इतना बड़ा मैनिफेस्टर है, वो जानता ही नहीं। उसने दुख सोच सोच के दुनिया का सबसे बड़ा दुखी इंसान वो बन चुका है। क्या स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है उसके अंदर। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये दोनों रिलेटेड है। जैसे गौतम बुद्धा बोलते हैं, जो भी हमारे आसपास चल रहा है, माय आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर विद इन। जो मेरे अंदर है वो मेरे बाहर है। करंट जनरेशन जिसे हम जेनजीज बोलते हैं या मिलेनियल्स बोलते हैं, ये लोग अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं मैक्सिमम टाइम, और हार्ट ब्रेक्स की वजह से भी इन्हें बहुत मतलब ये करंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नज़र आता है कि रिपीटेटिव पार्टनर्स के साथ इनका हार्ट ब्रेक्स होता रहता है। तो ये कैसे इनसे डील करें? देखो, पहले तो मुझे लगता है कि दे आर 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो हमारा गणित कहता है, स्टैट्स कहता है, 8 बिलियन लोग हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई लोनली है, सो डेफिनेटली कोई एक अनसीन वॉल है जो हमें कॉन्शियसली नहीं पता। इतने सारे लोगों के होते हुए भी मुझे अकेलापन जो महसूस हो रहा है, दैट्स वाई मुझे लगता है कि मुझे रिलेशनशिप में होना है। एक ना वो हो गया है, देयर इज़ अ स्ट्रेस, एक प्रेशर हो गया, पीयर प्रेशर। मेरे सब फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड है, मेरी क्यों नहीं है? मेरे सब फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड है, मुझे भी करना है। वो आधे लोग तो पीयर प्रेशर की वजह से जाना चाहते हैं और उसकी वजह से उनको लगता है उन्हें कोई मिल नहीं रहा, उनमें कोई प्रॉब्लम है, हम लोनली है। तो ये एंग्जाइटी वर्ड, डिप्रेशन, मुझे लगता है हमारे ज़माने में तो था भी नहीं। डिप्रेशन होता था, मम्मी 2 चांटे मारती थी, बोलती थी काम कर। डिप्रेशन तो वर्ड भी नहीं पता होता था। मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ जो लोगों को करनी चाहिए, जैसे वो बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, दिस वर्ड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी जो जेन ज़ी का है वर्ड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई क्लिनिकल भी है चीज़ें जो मैं उसको ज़रूर इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। जो उन्होंने एक फैड बना लिया है कि डिप्रेशन में हूँ मैं बहुत एंग्जाइटी में हूँ, यू नो, बिकॉज देयर इज़ अ पीयर प्रेशर कि मुझे वेप करना है क्योंकि इसलिए मैं एंग्जाइटी में हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप चेक करिए कि वो इंसान जिम जाता है कि नहीं, फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है। फिज़िकल एक्टिविटी है नहीं, हम सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सैड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमें और सैड बना रहा है। सबसे पहले हम अपनी फिजिकल बॉडी से अपनी बॉडी मूव करेंगे जहाँ की हमारे हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस हों, वो भी नहीं कर सकते। तो एक बहुत सिंपल सा एक टूल है, स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ मैं पॉडकास्ट में इसके, कि हमारे ईयर्स हैं, आपको सिर्फ वी बनाना है और आपको 3 बार इसको नीचे पुश करना है। फील द मसल्स आपके, की सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मसल्स हमारे ईयर के आसपास होते हैं, और आप बिल्कुल उसको पीछे से अगर देखें, पीछे से साइड से ऐसे करें और आगे से करें 3 बारी, और दूसरे कान पे भी करिए। इन 3 मिनट्स यू सी आपकी बॉडी में ना एक डिफरेंट एनर्जी आपको महसूस होगी कि वो डिप्रेशन जो हमने दिमाग में बना लिया है, बोल बोल के वो मेरे मसल स्ट्रेस हो गए। आप पहले ये कीजिए, आपने जब ये किया, आप अपनी फिजिकल बॉडी को मूव करिए सबसे पहले, जस्ट शेक इट ऑफ, एंड देन there are different other therapies and steps that we can, you know, as we move on we can discuss about it. लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन या सैडनेस, ये 3 वर्ड्स हैं, तो तीनों में कुछ फ़र्क है? एंग्जाइटी एग्जैक्टली क्या है और डिप्रेशन और सैडनेस क्या है? आई वुड से वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर किसी को भी कोई बोलता है मुझे डिप्रेशन या सैडनेस है, ठीक है, इन रियल सेंस किसी को है, हमारे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो सैड है क्योंकि मैं उसको लेट गो नहीं कर रही जो मेरे पास्ट में चीज़ हुई है। उसे डिप्रेशन बोलेंगे, उसे सैडनेस तो आजकल लोग बोलते नहीं, डिप्रेशन बोल देते हैं उसको, राइट? सैडनेस का हायर वर्जन आप बोल लो।
एंग्जाइटी, मैं कॉन्स्टेंटली वरी हूँ कि आगे क्या होगा, अगर मैं लेट हो गई मेरा बॉयफ्रेंड मुझे क्या बोलेगा, अगर मैंने ये नहीं पहना मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले, मुझे इतने मार्क्स नहीं मिले। हम एंग्जाइटी में चल रहे हैं बिकॉज वी आर फोकस्ड इन द फ्यूचर। हम प्रेजेंट के में तो है ही नहीं, ना हम प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं। सो दैट्स वाई दे से कि मैजिक हैपन्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसमें 2 मिनट लूँगी मैं आपके। जब हम बोलते हैं कि आप मेडिटेट करो अच्छा रहेगा, मेडिटेशन लोगों के लिए होती है बोरिंग, कुछ लोगों के लिए, मैं कहूँगी बहुत लोगों के लिए। सो मेडिटेशन में क्यों बोलते हैं कि आप वो करिए? जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं ना, हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में हैं। दैट इज़ द मोस्ट मैजिकल ब्लिसफुल मोमेंट, क्योंकि मुझे भगवान से ब्लेसिंग प्रेजेंट मोमेंट में मिल रही है। पीछे जो हुआ वो हो चुका है। अभी ये पॉडकास्ट हमने 3 मिनट पहले भी शुरू किया था, वो 3 मिनट नहीं आ सकते, वो जा चुके हैं, वो भी पास्ट हो गया है। ये प्रेजेंट है जो मैं आपको बोल रही हूँ। और मैं फ्यूचर आगे क्या होगा, हमारा पॉडकास्ट हिट होगा नहीं होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, वो फ्यूचर है। हम एंग्शियस नहीं हो रहे हैं सोच के, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं। जब जो प्रेजेंट है ना वो डिप्रेस्ड है ना वो सैड है, क्योंकि वो पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा, ना वो वरी में है ना वो एंग्जाइटी में है, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा। तो हमने ये सवाल ऐसे चालू किया कि हार्ट ब्रेक्स होते हैं उनसे डील कैसे करें। तो आप उनसे आप ये कह रहे हैं कि मतलब इनका सोल्यूशन आप बोल रहे हैं कि एक तो आपने फिंगर टिप्स का बताया जो आपने कान किया, दूसरा मेडिटेट करने के लिए बोला, लेकिन और बॉडी मूवमेंट्स करने के लिए बोला, सो दैट यू बी इन प्रेजेंट एंड एवरीथिंग। लेकिन मेडिटेट एग्जैक्टली करे कैसे? क्योंकि तब तो वो सैडनेस, पूरा दिल पूरा भारी रहता है हमारा। उस वक्त तो हमें सिवाय से, अगर गर्लफ्रेंड है तो सिवाय उसके स्पाउस के या गर्लफ्रेंड के कुछ और दिखता ही नहीं, आंख बंद करते ही वो दिख जाती है। तो फिर उस वक्त तो ये करना मुश्किल है। हार्ट ब्रेक ना लाइफ में सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो हार्ट ब्रेक, आई होप ऐसा कोई हो, पर अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, मोस्ट ऑफ अस वी नो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, और सबको पता है कि हम किससे गुजरे हैं। और सब बोलते हैं कि लाइफ में हार्ट ब्रेक तो आपका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाने में जो आप हो। पर ये बहुत फिलोसॉफिकल चीज़ें हो जाती है। जिनका हार्ट ब्रेक है वो अभी क्या करें? तो पहली चीज़ तो, अगर आपका सॉरी टू हियर किसी का हार्ट ब्रेक है, आप एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए। बहुत मेहनत लगेगी ये करने में भी, आई अंडरस्टैंड, बट जस्ट शेक इट ऑफ। हाथ पैर थोड़ा हिलाओ, लंबी सांस लो। जब इनहेल करो तो जस्ट मेक श्योर योर स्टमक इन्फ्लेट्स, आपका स्टमक बाहर निकले। जब आप सांस छोड़े, मुंह से छोड़े, आपका पेट अंदर जाए। सो इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड ये 3 बार करो, थोड़ा बेटर फील होगा डेफिनेटली। पेपर लो, पेन लो और लिखो, जैसे कि आप एक यूनिवर्स को लिख रहे हो, कोई भी आपके भगवान का नाम हो। लिखो, माय डियर यूनिवर्स, मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मैंने उसके साथ ये किया, उसने तब भी मुझे धोखा दिया, ऐसा किया वैसा किया, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गालियाँ, जो देना है सब डाल दो उस पेपर के अंदर, और उसको जला के फ्लश कर दो। मूवी याद है जब वी मेट? हाँ। करीना कपूर ने क्या किया था? शाहिद कपूर के साथ करेक्ट। क्या करवाया था? ब्रेकअप है ना, जलाओ, फोटो को जलाई थी। यहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को बर्न करो एंड डू दिस एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट 11 days एंड सी, इवन इन 3 days आपको लगेगा जो बर्डन आपको इतना वे डाउन कर रहा था, 50 किलो का इतना सदमा लगा हुआ था, वो 30 होगा, 20 होगा, 10 हो जाएगा। देन हाउ टू मूव ऑन से आपने तो रेमेडी बताई कि चलो प्रेजेंट में से मैं कैसे ऊपर आऊँ। हाउ डू आई मूव ऑन? व्हाट डू आई थिंक अबाउट मूविंग ऑन? थिंक ही तो नहीं करना है, थिंक ही तो नहीं करना है। अगर हम थिंक कर रहे हैं, हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग ना बहुत बड़ी एडिक्शन है, और मुझे लगता है ये ना बहुत लग्जरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन का तो लेयर अगर आप जाएंगे, वो एंगर का या प्रोक्रेस्टिनेशन सबका जो लेयर है ना, अंडरनीथ इज सैडनेस। बहुत डीप एक सैडनेस है जो पता नहीं वो क्यों है, लेकिन हो गई है डीप सीटेड, उसको हमने सबकॉन्शियस में डाल दिया है, सोच सोच के। नाउ इट विल टेक टाइम टू कम आउट ऑफ इट। सो सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको ओवर थिंकिंग की आदत है। यू आर एडिक्टेड not to sugar or alcohol, you are addicted to overthinking, sadness, grief and anger. It's an addiction.
वो अंदर से आता है, वो आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो। कितने लोगों को फियर का एडिक्शन हो चुका है कि फियर में ही रहना है, ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाना, नज़र लग जाएगी। वो फियर के एडिक्शन में जनरेशन्स और जनरेशन्स चलती आ रही हैं, किसी ने बताया ही नहीं कि ये भी एडिक्शन है। तो पहले तो आपको अवेयरनेस हो जाए कि हाँ यार, समथिंग इज़ नॉट राइट, ये एक अंदर से एडिक्शन है। ये तो नया सुनने को मिल रहा है, दुखी रहने की लत लगती है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। एग्जैक्टली। आप मुझे बताइए, सैडनेस इज़ अ चॉइस, सो इज़ हैप्पीनेस। आज मैं दुखी हूँ, कोई भी रीज़न है, मैं रीज़न खुश रहने का भी ढूंढ सकती तो हूँ। सुखी लगने की भी लत लग सकती है। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ कि जैसे हम लोग को ना ओवर ईटिंग की लत हो जाती है, शुगर की होती है, स्टिल यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, राइट। तो हम फ्रिज खोलते हैं और हमें पता ही नहीं होता, फ़ोन पे बात करते करते सबकॉन्शियसली हमने रेफ्रिजरेटर खोला, अपना आइसक्रीम निकाली, खाना शुरू कर दिया, और फिर बोलते हैं आधे घंटे बाद, अरे यार मैं तो डाइट पे थी, मैंने क्यों खा लिया। इट इज़ बीन प्रोग्राम्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। हाउ अबाउट मैं इसको हटा दूँ, आइसक्रीम को, और मैं यहाँ रख दूँ सक्सेस। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप कॉन्शियस हो नहीं हो, आप फ्रिज खोल रहे हो, आप अपना सक्सेस ही निकाल रहे हो। तो आप 24/7 अपने सक्सेस, अपना जॉय, अपने हैप्पीनेस के बारे में ही सोच रहे हो। आपने वो नेगेटिव इमोशन, फीलिंग को, आपने उसको सबकॉन्शियसली चेंज कर दिया अपने पॉजिटिव को। अब एक और बात इस पे बोल सकती हूँ, जैसे हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग, राइट। जो इंसान मुझे लगता है बहुत दुखी है, या जिसको लगता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, वो इतना बड़ा मैनिफेस्टर है, वो जानता ही नहीं है। उसने दुख सोच सोच के दुनिया का सबसे बड़ा दुखी इंसान वो बन चुका है। क्या स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है उसके अंदर। अगर वो इतना खुश सोचेगा, अपने आप को सोचेगा मैं टाटा, बिरला, अंबानी सबसे ऊपर हूँ, और कंटिन्यूसली सोचेगा, अपना सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर देगा, वो कितनी जल्दी उसको मैनिफेस्ट कर सकता है। तो अगर आपने ये मैनिफेस्ट किया, आप ये भी करोगे, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। हाँ ना, अभी समझने के लिए समझते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल माइंड कितने टाइप की होती है? मतलब एक सबकॉन्शियस है, एक ऑन प्रेजेंट है, मतलब वो कितने टाइप्स के माइंड है, वो थोड़ा सा ये देखो, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो 2% काम करता है। अभी कॉन्शियसली मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारे 5 सेंसेस हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं चीज़ों को, राइट। अब हमारा हो गया कॉन्शियस माइंड। इसके बाद होता है, इसके अंदर होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमारी कंडीशनिंग, हमारी रीप्रोग्राम, हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी कंडीशनिंग, 98% पे आई हूँ मैं। हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी कंडीशनिंग, हमारे बिलीफ सिस्टम कि ये लड़की है, ये लड़का है, इसको ऐसे बिहेव करना है, इसको ऐसे करना है, ये पंजाबी है, कल्चरल डिफरेंसेस, व्हाटएवर, ये सब हमको, हम सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट कर दी है बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड, 3 तरीके के माइंड हुए। आपका कॉन्शियस हुआ 2%, जिसमें हमारे सेंसेस से हम देख पा रहे हैं, जो हम चीज़ें, कैलकुलेशंस, लॉजिकल माइंड। एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है, मैप ऑफ द वर्ल्ड है हमारा, हमारे बिलीफ सिस्टम से पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन करता है और कब होती है? हाँ, उस पर आती हूँ मैं। उसके बाद थर्ड होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। नाउ अनकॉन्शियस माइंड है हमारा, अगर मैं सबकॉन्शियस से भी बियॉन्ड जाऊँ, तो एक मेरा एक अनकॉन्शियस माइंड है, जो मुझे कनेक्ट होता है मेरे डिवाइन से। ओके, राइट। मतलब मेरे फेथ से कह लो आप, कोई ना कोई तो एक सोर्स है जो सबको चला रही है। उस सोर्स का नाम आप कुछ भी दे दो, फ्लावर दे दो, बटरफ्लाई दे दो, गॉड दे दो, लाइट दे दो, डिवाइन दे दो, कुछ भी दे दो, दे एनर्जी, राइट। एंड आई एम एनर्जी हीलर। तो मुझे लगता है आप, जो एक एनर्जी है जो हम सबको चला रही है, वो अनकॉन्शियस माइंड हो गया हमारा। एक साइकोलॉजिकल माइंड भी होता है, पर वो कॉन्शियस माइंड के अंदर ही आ गया आपका। अब आपका सवाल था कि हमारा सबकॉन्शियस, ये प्रोग्रामिंग कब होती है? अब जब एक इंसान पैदा हुआ, अभी देखिए कृष्ण जी भी पैदा हुए थे, राम जी भी आए थे, राइट। अभी एक चीज़ बोलूँगी फिर यहाँ आऊँगी, जब राम जी पैदा हुए थे या कृष्ण जी आए थे, या उससे पहले भी, जब इस दुनिया में शब्द ही नहीं थे, वर्ड्स ही नहीं थे, टेलीपैथी होती थी। कैसे होता था कि राम जी बोलते थे, सीता जी मैंने तुम्हें याद किया और तुम प्रकट हो गई, है ना। शिव जी याद करते थे,
पार्वती माँ को पार्वती माँ प्रकट हो जाती थी। वो क्या थी? हमारी टेलीपैथी, जो अभी भी होता है कि हम कभी कभी बोलते हैं यार आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू, तूने मुझे मैसेज कर दिया, अरे मैं तेरे बारे में सोच ही रहा था। टेलीपैथी। उसके बहुत बाद आए हमारा साउंड में, जहाँ पे ऋषि मुनि ने लिखा कि ये ओम है, ये साउंड का ये है, मंत्राज आए, वो साउंड का उच्चारण आया। उसके बाद आए वर्ड्स, कि हम लोगों ने बोला आई लव यू, आई हेट यू, आई वॉन्ट यू, आई नीड यू। हर वर्ड के पीछे एनर्जी अटैच हो गई। अभी मैं आपको बोलूँगी आई लव यू, तो आपको लगेगा अरे वाह यार अच्छा लग रहा है, आना ने ऐसा बोला। मैं बोलूँगी आई हेट यू, तो हम लोग मैंने क्या, एक झटका आएगा ना, वो क्या है, मैं आप में एनर्जी थ्रो कर रही वर्ड्स को लेके। अब जब हम सब के सब इस दुनिया में सेम एनर्जी से पैदा हुए, राइट, कोई जेंडर चेंज हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, एनर्जी इज़ द सेम। अब जब हम पैदा हुए 0 to 3 years, हमारी फर्स्ट कंडीशनिंग होती है, जो होती है फैमिली की कंडीशनिंग। और जब मदर कंसीव करती है ना, उस टाइम पे कहते हैं कि ब्रेन कुछ टाइम पे आता है, फिर हार्ट आता है, फिर सोल आता है, ऐसा जो भी बोलते हैं, जो हम सर्च कर सकते हैं बाद में। जो मदर के थॉट्स चल रहे हैं उस टाइम पे, जो मदर के इमोशंस चल रहे हैं, जो आसपास चीज़ें हो रही हैं, वो उस सेल में एब्जॉर्ब हो रही हैं। फिर 0 to 3 में आई हमारी फैमिली। अब हमें लगता है बच्चा सो रहा है, अभी लड़ लेते हैं, उसको सुनाई नहीं देगा, पर उसको सब समझ में आ रहा है। अगर वो सो भी रहा है, वो एहसास कर सकता है। अगर एक आपके रिलेटिव आए, किसी ने बच्चे को उठाया, बच्चे को पता है ये किस भाव से मुझे उठा रहा है, लोगों को दिखा रहा है मुझे प्यार करता है, वो नहीं करता शायद। वो सारे जो भाव, जो आसपास इमोशंस चल रहे हैं, पूरी फैमिली की एक प्रोग्रामिंग हो रही है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। वो हो गई हमारा बिलीफ सिस्टम या कल्चरल वे ऑफ अपब्रिंगिंग अ चाइल्ड। फिर आपका 3 to 8 years क्या हुआ, फिर 8 to 12 क्या हुआ, फिर 12 to 16 क्या हुआ। ऐसे करते करते आपके एक्सपीरियंसेस आए, आपके कल्चरल आए, आपका रिलीजन आया, आपके फ्रेंड्स आए, आपका एक प्रोग्रामिंग बन गया। ये प्रोग्रामिंग कब सबसे ज़्यादा होता है और कब रुक जाता है? मतलब कुछ रुकता कभी नहीं है। ओके, रुकता कभी नहीं है, हम इसको रीप्रोग्राम ज़रूर कर सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एज मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ कोर्स 0 to 3, क्योंकि हम जितने भी इनर चाइल्ड करते हैं, हमें 0 to 3 और 3 to 12 में बहुत ज़्यादा निकलते हैं। 12 के बाद अगर कोई, इनफैक्ट 16 में जब हम बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं सुन रही, ये एक्चुअली इश्यूज़ इनर चाइल्ड से रहे हैं। तो जहाँ हम जाते हैं और हम उनको हील करते हैं। बट इनर चाइल्ड भी अगर लोग पूछते हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ डायमेंशन। तो बोलते हैं ना, आप जब अपने प्रेजेंट मोमेंट में हो, जिसकी हमने बात करी कि लोग मेडिटेट नहीं करना चाहते, विच इज़ परफेक्टली फाइन। उस वक्त मैं बोल रहा हूँ, हाँ, जब वो डिप्रेशन में तो नहीं कर सकते। हाँ, और लोग बोर भी हो जाते हैं कि यार मेडिटेशन कौन ऐसे बैठेगा फोकस होके, नहीं हो रहा है यार, राइट। बट उसकी और भी अलग अलग रीजंस हैं। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, वो इतना खेल रहा है, इतना उसका दिमाग उस क्रिकेट में है या मैच में है, या जो पर्वत चढ़ रहा है, वो इतना फोकस्ड है, वो एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट पे जी रहा है। करेक्ट, क्योंकि ध्यान इधर से उधर हुआ, सैड हुए, एंग्जाइटी हुई, हाँ वही, या वो गिर गया या तो कैच छूट जाएगा। करेक्ट। तो आपको फोकस होना पड़ेगा, वो जो है आप प्रेजेंट मोमेंट में हो कि प्रिसीशन कितना आपको पैर रखना है, कितना हाथ रखना है, हवा आ रही है, मुझे यहाँ मुड़ना है, आप पूरे अलर्ट हो, आपकी अवेयरनेस भी वहाँ पे है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। तो जब हम इनर चाइल्ड हील करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर सारे डायमेंशन है, 75 डायमेंशंस, जो अभी तक मैंने पढ़ा है, जिसके बारे में और भी बहुत हैं। सो हमारा प्रेजेंट मोमेंट ये रहा, दैट्स वाई वी से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल हमारा प्रेजेंट मोमेंट होता है। अब मुझे किसी का ब्रेकअप हुआ, मेरे पास क्लाइंट्स आए, या किसी का कोई डिप्रेशन में है, दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई एंग्जाइटी में है, कोई तो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गई, उनको बोला गया कि भाई आपका तो लिखा है कि आप पागल होने वाले हो। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं। तो मैंने बोला आप हीलिंग करा के देखो, देखते हैं क्या हो रहा है। न्यूरॉन्स का ही तो खेल है, सब एनर्जी तो है, थॉट भी तो एनर्जी है हमारी। तो हमने जब उनको हील करा, 3 महीने 3 to 6 months हम लेते हैं उनका पूरा प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम करने के लिए। तो अभी मैं इनर चाइल्ड किसी के गई, कोई 0 पैदा नहीं हुआ था, कोई वूम में था मदर के, कोई 1 था, 2 था, तब से कहानी चलती आ रही है। तो मैंने अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपने उस डायमेंशन में जाके अपने इनर चाइल्ड को हील किया। और एक थ्योरी बोलती है कि अभी भी मेरा पास्ट कहीं है,
और वो मेरा अभी भी फ्यूचर कहीं किसी डायमेंशन में है। तो जब मैं अपना पास्ट को चेंज कर रही हूँ, मेरा फ्यूचर ऑलरेडी चेंज हो गया है। इतनी ताकत है हमारे प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, जिसमें एंग्जाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है, डिप्रेशन, सैडनेस कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ एक ब्लिसफुल एनर्जी और मैं। तो मैम ये जो आप हीलिंग की बात कर रहे हो ना, तो वो एग्जैक्टली आप कैसे, आप किसी के भी इनर चाइल्ड को जगाती हो, या कैसे वो अपने बचपन में, जब मुझे तो याद नहीं है मैं 4th 5th में कैसे था या कैसे, तो वो याद कैसे रहता है? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड को तो याद ही नहीं है। अभी आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ। कितनी बार ऐसा होता है, किसी पार्टी में हम गए और कभी लगा ली 2-3, कुछ याद नहीं है, पर फिर भी हमें नहीं पता कि हम ऊबर लेके घर कैसे पहुँचे, दरवाज़ा कैसे खोला, और उसी बेड पे वही नाइट सूट, उसी बेड पे, उसी चादर में, उसी तकिए पे हम कैसे सोए, याद नहीं है। नहीं है। कैसे याद था? फिर वो मेरी सेल्यूलर मेमोरी को याद हो चुका है। जब हम एक जंगल में कोई जाता है, हमें नहीं दिख रहा वहाँ शेर है, हमें सुनाई भी नहीं दे रहा है, पर हमें गूस बम्स सबसे पहले आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की भी तो कॉन्शियसनेस है। वो बोलती है अरे डेंजर है आगे, हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं मुझे ऐसे ही लग रहा है, हम अपनी अवेयरनेस को स्नप कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब तो एनर्जी है। पर क्या मैं कनेक्टेड हूँ अपनी एनर्जी से, या मैं कॉन्शियस माइंड पे खेलना चाहती हूँ? क्योंकि तो मेरा कॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि मैं एंग्जाइटी में हूँ, मेरा सब कॉन्शियस तो नहीं कह रहा। तो इनर चाइल्ड मुझे कॉन्शियसली नहीं पता कहाँ है, पर सब कॉन्शियस जब हम जाएंगे, जो थेरेपी होती है, बहुत लोगों की डिफरेंट थेरेपी होती है, राइट? जब हम उस सब कॉन्शियस में जाएंगे तभी जा सकते हैं जब हम आपके कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। बंद तो नहीं कर सकते, मंकीज माइंड है, वो हो ही नहीं सकता, राइट? वो हो गया तो मैं गौतम बुद्धा की शिष्य, मेरे समाधि बन जाएगी, राइट? तो वो चलता रहेगा, उसका काम है चलना। पर हम थेरेपिस्ट कैसे इंटरवीन करते हैं और आपके सब कॉन्शियस में जाके आपका वो इनर चाइल्ड पे जो भी एक हुक है उसको निकाल के वो आपका डर निकालना है। और ऐसा नहीं कि मैंने एक बार हिल किया वो डर निकल गया। डर तो हमें क्या विरासत में दिया गया है, जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स हमारे पास है। पर आप लेयर का लेयर हटाते हो। जहाँ मैंने देखा है कि लोगों के रिलेशनशिप्स बनते हैं, लोग एंग्जाइटी की मेडिसिन छोड़ते हैं, डिप्रेशन की छोड़ते हैं, इंसोम्निया ख़त्म हो जाता है लोगों का। तो किसी एक नॉर्मल आदमी को, जैसे दुख तो हर जगह है कहते हैं, दुख और धूप छाँव जैसे हैं, तो उसे समझ कैसे आना चाहिए कि अभी मुझे हीलिंग की ज़रूरत है? मतलब ये कैसे फील होना चाहिए? क्योंकि जनरिक हर कोई किसी से भी पूछे वो बोलेगा हाँ दुखी हुई, मतलब बहुत कम ही बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ। तो क्या हर एक को आपका क्लाइंट बनना चाहिए? कैसे होना चाहिए वो? देखिए, मेरा क्लाइंट बने ना बने, इम्पॉर्टेंट वो नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आपको डेफिनेटली एक हेल्प भी नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि आप बेचारे हो, किसी की मदद की ज़रूरत है आपकी, बट आप कोई आपको सुन ले विदाउट एनी जजमेंट, राइट? तो मुझे लगता है कि एक ज़माना था, आई रिमेंबर, जब 15 साल बोल लीजिए आप, ये ना सारे जिम आए थे। हाँ, तो मुझे याद है मेरे पेरेंट्स बोलते थे क्या कर रहे हो? हमारे ज़माने में तो कसरत होती थी, हम पैदल चलते थे, नया शौक पाल लिया बच्चों ने, ये करना है। एंड आई एम श्योर मैं बहुत अपने फ्रेंड्स लोगों से सुनती थी। तब भी हम लोग सोचे थे जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि जो जिम जाता था उस पर हंसते थे लोग कि तू मोटा हो गया, पागल है, मोटा ही रहना है, पतला तो तू बीमार है, खाना कम है। तो पंजाबी फैमिली से हूँ, पराठे खाओ, ये गलत चीज़ है। पर आप आज की डेट में देखिए कि फ़िटनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे अगर मैं बात करूँ, है ना? या तो आप योगा कर रहे हैं, या जुम्बा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे हैं, डंबल्स ले रहे हैं, पर्सनल ट्रेनर है, इतनी सारी वेराइटीज़ ऑफ आपका वर्कआउट है। जो चूज़ करना कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, पर चूज़ कीजिए। ऐसे ही अभी लोगों को एटलीस्ट ये अवेयरनेस तो आई कि जितनी मेरी फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी मेरी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अभी मैं फ़िज़िकल डिटॉक्स कर रही हूँ कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। मैं मेंटल डिटॉक्स कब करूँगी कि मुझे ये नहीं सोचना, नेगेटिव लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना, गॉसिप में नहीं रहना। वो तो हम डिटॉक्स करना ही भूल गए हैं।
वो एक वे ऑफ लाइफ बन चुका है। उसी को तोड़ने के लिए, पैटर्न के लिए, मुझे लगता है चाहे आप थेरेपिस्ट पे जाओ, हीलर पे जाओ, ऐसे इंसान के पास जाओ पहले तो कि आप सब बोल सको कि आपको फील क्या हो रहा है। और इसलिए मत जाओ कि कोई दूसरा आपको मदद करेगा, ना, मदद तो आपको ही करनी है खुद की। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हो, चलना आपको ही है। हीलिंग आसान नहीं है, और हीलिंग ना कावर्ड्स, डरपोक लोगों के लिए नहीं है। हीलिंग बहुत ही बहादुर लोगों के लिए, कि आप अपने फियर को फेस कर रहे हो और जा रहे हो और विनर बन के आ रहे हो। ये मानना भी पड़ता है ना, नहीं तो लोग आपको मेंटली थोड़ा पागल ही समझते हैं क्योंकि हीलर के पास जाएंगे तो फिर तेरे भेजा खराब हुआ है। एग्जैक्टली मेरे पास आते हैं जब मेरे क्लाइंट्स, आप देखिए ना, अभी विद्या बालन ने, मैं कोई रील देख रही थी हाल ही में, उन्होंने बोला कि आफ्टर 10 और 12 ईयर्स वो आई हैं बाहर, उन्होंने बोला है कि मैं पिछले 10-12 साल से हीलिंग ले रही हूँ। उन्होंने अपनी हीलर का नाम भी बताया है। और आप देखिए जैसे वो फ्री हो गई, उन्होंने ये चीज़ बोली है, कितने चेंजेस उनके रील्स में दिख रहे हैं, उनके अपीयरेंस में दिख रहे हैं। पहले भी होंगे, और अब देखिए अब और दिख रहा है। अभी इनफैक्ट आमिर खान और उसकी बेटी का मैं इंटरव्यू देख रही थी, थेरेपीज के ऊपर उन्होंने बात करी। बेटी और हाँ, फादर और डॉटर की थेरेपी के ऊपर बात करी, आमिर खान एंड हिज डॉटर आयरा, कि थेरेपीज कितनी इम्पॉर्टेंट है। और ये ना कहने की बात हो चुकी है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें थेरेपिस्ट के लिए जाना है। नो 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 नो, तुम पागल हो अगर तुम नहीं जा रहे हो तो। आप अनअवेयर हो, आपको अवेयर बीइंग बनना है तो आप मेंटल डिटॉक्स करना शुरू करिए। नहीं आना हीलर का तो कोई बुक पढ़ लीजिए, बुक नहीं पढ़नी कोई यूट्यूब चैनल देखिए, पर अपने आप को कल्टिवेट कीजिए, नॉट ओनली टू थिंक पॉजिटिव, टू थिंक प्रोग्रेसिव फॉर योरसेल्फ। तो आमिर खान ने क्लियरली उस यूट्यूब में ही है उनका लिंक, मैं चाहूँगी सब सर्च करके देखें, कि उन्होंने बोला कि थेरेपी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ उसको, पर थेरेपीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली लोग क्या करते हैं, अभी थेरेपीज़ में भी जाते हैं ना, तो पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चे नहीं जा रहे हैं पेरेंट्स के लिए, वो भी जाइए, सीक आउट, गो टॉक। मैं कहती हूँ अगर आज मेरा पॉडकास्ट देख के एक जना भी मोटिवेट हो जाए ना, तो मेरे भगवान जी की मैं बोलूँगी थैंक यू टू माई गॉड एंड ग्रैटिट्यूड टू माई गॉड एंड ग्रैटिट्यूड टू यू, कि हमने आज ये किया, हम एक इंसान को तो स्माइल करा पाए। एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ ओपन होने के वजह से लोगों को भी रिलेट होता है, रिलेटेबल होता है, एंड दे डोंट फील अशेम टू गो टू हीलर्स। मैंने इवन फरहान अख्तर का एक रील देखा था जिसमें ही टोल्ड आई जस्ट आफ्टर मैरिंग विथ शिबानी, after marrying, next day they went for an counselor to seek counseling about marriage and how to stay together. Yeah. Although they were staying together for more than a year, live-in में रह रहे थे, तो भी उन्होंने एक काउंसलर की ज़रूरत महसूस की। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है। तो मैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आता हूँ कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ये दोनों रिलेटेड है? बिल्कुल, 100%। कितनी बार ऐसा हो रहा है अभी कि लोग पतले होते हैं फिर मोटे हो जाते हैं, योइंग हो रहा है, राइट? अब अगर मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे अपना ध्यान दे रही हूँ, मेंटल हेल्थ पे नहीं दे रही, तो मेरी सेलुलर मेमोरी में भी तो अभी भी ट्रॉमा मौजूद है, राइट? और अगर मैं सिर्फ हीलिंग पे जा रही हूँ, मेडिटेशन पे जा रही हूँ और सोच रही हूँ नहीं मेरे को, तुम्हें नहीं पता कितना ट्रॉमा है, आई एग्री, यू आर वर्किंग ऑन दैट, वंडरफुल, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन योर फिजिकल बॉडी, क्योंकि फिजिकल बॉडी से भी वो ट्रॉमा निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ना मैं तो उल्टा समझूंगा, मैं ऐसे बोलूँगा कि जब मेंटली हम डिस्टर्ब्ड होते हैं तब से जिम में मैं पुल आउट कर रहा हूँ या पुशअप्स कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा दिल नहीं होता वेट्स उठाने का, बिकॉज मेंटली आई एम नॉट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। मैं डिप्रेशन में हूँ तो कहीं गलत ना हो जाए, उल्टा इंजरी होने की ज़्यादा। हमारी ना बॉडी बहुत अमेजिंग है और दिमाग तो बहुत ही अमेजिंग है, हर एक का डिफरेंट प्रोग्राम्ड है। मैंने ऐसे भी क्लाइंट्स देखे हैं जो मतलब बिल्कुल ट्रॉमा में है और सैड है, और उनको लगता है मैं सारा गुस्सा अपना जिम में निकालता हूँ और मैं फिट हो जाता हूँ, ऐसे भी लोग हैं। तो मेरे को लगता है कि ये दोनों बोथ गो साइमल्टेनियसली। आप एक में भी हैं तो अभी भी आप अधूरे हैं। आप जब दोनों में आ गए, माइंड बॉडी सोल, माइंड को क्या चाहिए? पीस। बॉडी को क्या चाहिए? मूवमेंट। आपकी सोल को क्या चाहिए?
अलाइनमेंट विद द गॉड, फ्रीडम। वो कैसे आएगा? जब मैं अलाइन हो जाऊंगी मेरी माइंड से, बॉडी से और सोल से, राइट? जिसको हम बोलते हैं ओम। ना आई हैव एन फ्रेंड जिसके 2 बच्चे हैं, एक सेकंड में है। रिसेंटली उसने स्कूल में बहुत चिल्ला के टीचर को उल्टा कहा और वैसे ही उसने घर पे भी रिएक्ट किया। तो ऐसे लड़की को भी हीलिंग की ज़रूरत है? डेफिनेटली। मुझे अभी ना बच्चों के लिए भी थेरेपीज़ आती हैं, और अभी नहीं, बहुत काफ़ी टाइम से है, हमें शायद अब अवेयरनेस आई है। एक होती है आर्ट थेरेपी, एक होती है क्ले थेरेपी, एक होती है पपेट थेरेपी। अभी आर्ट थेरेपी में क्या है ना, हम उनकी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं कि वो कौन से कलर से क्या बना रहे हैं, कौन सा कलर उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया, कैसा स्ट्रोक था और उन्होंने बनाया क्या, और उस बनाने के बाद वो एक स्टोरी बनाएंगे उस पर। तो उस स्टोरी से हम गेज करते हैं कि इसको मे बी घर में कोई लड़ रहा था और उसको वो परसीव हुआ कि मुझे लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो मुझे लड़ना होगा। कैन बी एनीथिंग, बिकॉज माइंड सेंसिटिव होता है। मेरे पास एक ऐसा भी केस आया था जहाँ पे 2 भाई बहन हैं, ठीक है, सिबलिंग्स हैं, और लड़के की हीलिंग आई पेरेंट्स से, और ये हमने थेरेपी किया, हमने बात किया, और उनको ना बहुत अवेयरनेस होती है। मैं जज करके नहीं कर सकती, ना मैं उनको कुछ झूठ बोल सकती हूँ, ना मैं उनकी बात जाके पेरेंट्स को तुरंत बता सकती हूँ ऐसे का ऐसा। मैं उनसे परमिशन लूँगी कि आपको अगर इफ़ यू आर ओके मैं ये वाला पार्ट उनको बता दूँ, क्योंकि उनको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। उनको हम धोखा नहीं दे सकते इस किसी भी उम्र में, राइट? चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्चा, और ख़ासकर बच्चा, क्योंकि वो तो सेंसिटिव है, अभी तो वो बन रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो मुझे पता चला अपने उस सेशन में कि जो बच्चा था ना, उसको, लड़के को ये लगता था कि मेरे पेरेंट्स मेरी बहन को बहुत पूछते हैं, उसको बोलते हैं हर एक गेस्ट के सामने कि ये बहुत होशियार है, ये बहुत अच्छी है, तो मेरी तारीफ़ नहीं करते। अब जब मैंने उनको, पेरेंट्स को ये बताया परमिशन लेके बच्चे से, उनको इतना दुख हुआ इस चीज़ का कि उन्होंने कहा अगर आप नहीं होते हमें अवेयरनेस ही नहीं आती, हम तो अननोइंगली कर रहे हैं क्योंकि हम तो उसको भी इतना प्यार करते हैं पर कहीं पता नहीं चला। तो कैसे वो आपने एनर्जी घर की शिफ्ट करती है और बच्चे को पूरी ज़िंदगी के लिए हेल्प दे दी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, राइट? तो एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक क्या होता है, जैसे एक फैमिली है, अब 3 भाई बहन हैं, एक ही फैमिली के, राइट? अब जब पहला बच्चा हुआ, पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरेंटिंग डिफरेंट थी। दूसरा बच्चा मानिए 2 साल बाद हुआ, उनकी तब अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी। तीसरा बच्चा भी 2 साल बाद हुआ, तब उनकी एज पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हुई, वो भी इवॉल्व हुए। एट द सेम टाइम जब तीनों बच्चे खड़े हैं और मॉम डैड उनके लड़ रहे हैं, अब आप देखिए कि हमारा माइंड भाई बहन होके भी कितना अलग है। पेरेंट्स लड़े, सेम रिलीजन, सेम कल्चर, सेम अंडरस्टैंडिंग, एक वन निट फैमिली। एक बच्चे ने सोचा ओ माय गॉड, मेरे पापा ने मम्मी पे इतना चिल्लाया, इसका मतलब जो लड़का होता है वो चिल्ला सकता है, लड़की नहीं चिल्ला सकती। उसके ब्रेन ने वो प्रोग्रामिंग डाल दी बिना उसके पता करे, बिना किसी को पता है। दूसरी लड़की को लगा कि मुझे लाइफ में कभी शादी नहीं करनी क्योंकि पति ऐसे डांटता है। उसकी लाइफ लॉन्ग ऐसा बन गया, उसको पता भी नहीं चला, और तब वो कंप्लेन करते हैं बड़े होकर हमारे रिलेशनशिप्स नहीं बन रहे। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो गई। एक इंसिडेंट से हो चुकी है वो, चाहे लोग भूल जाएं उस बात को। तीसरे ने अलग अंडरस्टैंडिंग लेके चल लिया। अब तीनों के एक सबकॉन्शियस में एक पॉइंट आ गया है। एक जना सोचता है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, एक जना सोचता है कि मुझे हमेशा लड़के ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए, और एक जना सोचता है कि अरे ये लड़के ऐसे चलाते हैं लड़कियों पे। अब वो लाइफ लॉन्ग, अभी तो मैं आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ जो पेरेंट्स भूल भी गए होंगे, बच्चे भी भूल गए, पर प्रोग्रामिंग तो बैठ गई। तो जब मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, इंडिया में, इंडिया के बाहर, बॉम्बे, हम ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन, कोई कैसे भी कर सकता है। नॉट दैट आई वांट टू प्रमोट माई सेल्फ अगेन, नो। आपके बच्चे अगर पेरेंट्स अवेयर है ना, तो वो अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं थेरेपीज़ में। ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आप हैरान हो जाओगे कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ और मुझे पता ही नहीं चला, और मेरे ही फ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया। ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं और वो हील हो जाते हैं। हम एक ट्रॉमेटिक वुमेन को नहीं आगे कर रहे हैं, हम उस हील्ड लड़की को, शायद जो एक ट्रॉमा से गुजरी, अब वो हील हो चुकी है और वो आगे बढ़ रही है, उसके रिलेशनशिप्स में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम, ये जो बच्चे आए
उनका कोई एक लिमिटेड एज होना चाहिए कि वो से 5-6 साल तक या टीन्स में आने के बाद ही बच्चों को, क्योंकि आप जो समझाएंगे वो उन्हें समझ भी तो आना चाहिए। हम उनको कुछ नहीं समझाते, हम उनको सिर्फ बोलते हैं आप आर्ट क्ले थेरेपी होती है, आप क्ले बनाइए, आपने गणपति बनाया, आपने बॉल बनाया, आपने कुछ भी बनाया, अब आप मुझे उस पर स्टोरी सुना दीजिए। तो उनके जो एक्सप्रेशंस है आप उनको समझ लेते हैं और फिर उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। उनके एक्सप्रेशंस थे, उनकी कहानी, जो आपको कहानियाँ सुनाते हैं, बड़ी दिलचस्प कहानी होती है। उनकी कहानी में रानी भी होती है, एंजल भी होता है और एक डेविल भी होता है, और वही डेविल हमें पता करना होता है उनकी लाइफ में कौन है जो उनको डेविल लगता है। और टीन्स के लिए क्या करें, टीन्स जो थोड़े के लिए समझदार हो गए हैं, जो सोचते हैं कि एक तो वो टीन्स में और भी मुश्किल है लेके जाना हीलर के पास, बहुत, क्योंकि वो खुद को पागल नहीं समझती बहुत, या समझता, और वो समझता है कि दुनिया ऐसे ही है, मुझे तो मालूम है। अभी देखिए, पहले तो मैं पागलों की डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मेंटल हेल्थ ये बोलेगा तो मुझे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, और टीन्स में तो बहुत मुश्किल होता है मेंटल हेल्थ के पास। मुझे लगता है कि अब ना ज़माना बहुत बदल रहा है, तब तक मैच्योरनेस नहीं आता। हाँ 100% मैच्योरनेस तो मुझे लगता है हम में भी अभी भी नहीं है, राइट, बट सर्टेन एज के बाद थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है कि मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। आई गेट योर पॉइंट। मुझे क्या लगता है, जो टीनेजर्स हैं, पहली बात तो वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते कि वो एक मेंटल हेल्थ कोच के पास जा रहे हैं या थेरेपिस्ट के पास या हीलर के पास, उन्हें बताना पड़ता है। और आजकल बच्चे ही बोलते हैं कि मॉम आई थिंक आई नीड अ हीलर और आई नीड अ थेरेपिस्ट। आजकल बच्चे बोलते हैं, अवेयरनेस आ गई बच्चों को। सोशल मीडिया कितनी अवेयरनेस है, हर चीज़ की है, जो नहीं होनी चाहिए वो भी है, राइट। आजकल तो बच्चे बोलते हैं कि आई एम हैविंग एंग्जाइटी इशू, आई नीड अ साइकाइट्रिस्ट, मुझे दवाई खानी है। तो मॉम डैड जो मेरे पास केसेस आए बोलते हैं, तो दवाई खाने से पहले एक बार देख ले, शायद कुछ हो, मेरी फ्रेंड है या ये मेरी क्लाइंट है, कोई जानता है, ऐसे आ जाते हैं। अभी वो ना, उनको भी पता है कि वो आजकल बच्चे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दे थिंक उनको सारे वर्ड्स आ गए हैं। नार्सिसिस्ट सीख लिया उन्होंने, लव बॉम्बिंग सीख लिया उन्होंने, ब्रेड क्रम्बिंग सीख लिया उन्होंने, उनको सारे वर्ड्स आते हैं, तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। हमें उनको उस इंटेलिजेंस को थ्रू करना पड़ता है और समझना पड़ता है उनको रियल प्रॉब्लम है क्या। करेक्ट, क्योंकि वो खुद से बाहर तो निकलेंगे नहीं, अपने प्रॉब्लम फट से तो बताएंगे नहीं, वो घुमा फिरा के बताएंगे। और वो सारे जो आजकल फैंसी वर्ड्स आ गए हैं ना, वो वर्ड्स में बोलेंगे कि मैम यू डोंट नो, ही इज़ लाइक दिस, माय बेस्ट फ्रेंड शी इज़ लाइक दिस। क्योंकि हम सब विक्टिम हो जाते हैं ना, हम सब ने दुनिया के लिए सबसे अच्छा किया। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो बोले मैंने दुनिया के लिए अच्छा नहीं किया, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए सब करता हूँ या करती हूँ, मुझे ऐसे क्यों होता है, वाई मी, वाई आई एम द विक्टिम, वाई आई एम द विक्टिम। तो मैं तो बोलती हूँ वाई नॉट यू, वी ऑल आर ह्यूमन, वी ऑल हैव टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स। और दुनिया में क्या क्या हो रहा है, आपके साथ तो कुछ भी नहीं है, पर ऐसे बोल नहीं सकते क्योंकि उनके हिसाब से उनके साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो वो बड़े सेंसिटिव हैं। उनकी जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग, उनकी प्रॉब्लम को समझना कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे मेरे लिए हो ना हो, विदाउट जजमेंट सुनना, उनको समझना कि क्या है, उस पर वो थेरेपी करना विद देयर परमिशन। एंड ऐसा कोई भी विद गॉड्स ग्रेस, गुरुजी की दया से, ऐसा कोई भी क्लाइंट अभी तक मेरे को ऐसा नहीं मिला जो पलट के ना आया हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो 75 ईयर ओल्ड आंटी क्यों नहीं है। क्योंकि उनको ना एक होता है ना एक्सपीरियंस आपके अंदर, आपको पता है कि आपने क्या महसूस किया, उसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। और वो पागलपंती नहीं है, वो आपको कामनेस की आदत हो जाती है कि इतने सोचने के बाद ओह नहीं सोचने को ये बोलते हैं, ऐसा महसूस होता है, मेरी आंखें खुल गई, मुझे अलाइव फील हो रहा है। तो बच्चों के लिए, किसी भी एज ग्रुप के लिए, अगर आपको लगता है या नहीं लगता, अगर आप बोलिए, लोग बोलते हैं अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है थेरेपी की, आप फिर भी चाहिए। आप फिज़िकल फिट हैं, आप फिर भी वॉक करते हैं कि नहीं करते खाना खाने के बाद, वंस अ मंथ फिर भी चाहिए, सो दैट हम अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। जब हम जिम जाते हैं, हम डंबल्स उठाते हैं, राइट, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, मिरर के सामने सब देखते हैं, बड़ा सुंदर दिखते हैं हम, अरे यार मेरे बन नहीं रहे बाइसेप्स, बन नहीं रहे, 1 महीना भी, अरे बन ही नहीं रहे, मैं क्या कर रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि बन नहीं रहे, अंदर से इट इज़ वर्किंग। एक दिन आता है कि आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, पर अगर आप जिम छोड़ दें, अरे 6 महीना हो गया, मेरा बहुत हो गया, मैंने छोड़ दिया, वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। मेंटेन करना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। यस। तो अगर आप हीलिंग या थेरेपी करा रहे हैं, आप बाहर से लोगों को डिफरेंस दिखे या ना दिखे, आपकी मसल्स जो होती है, स्पिरिचुअल मसल,
बन ही रही है, वो दिखेगी एक दिन, एंड जस्ट बी तो कंसिस्टेंट. आना, आई सी इट लाइक गोइंग टू ब्यूटी पार्लर और क्लिनिक, और लाइक मतलब जैसे हम बाल कटाने या अपना फेशियल कराते हैं वैसे. हमें बहुत पसंद है. हाँ, तो वैसे ही मतलब खुद को जैसे हम पैम्पर करने जाते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए पैम्परिंग इज हीलिंग. बहुत ज़रूरी है. जब मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बोलते हैं कि अरे माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. आमिर खान ने उस पर इतना सुंदर, उस वीडियो में बोलूँगी, फिर से बोल रही हूँ, मैं दोहरा रही हूँ, वीडियो ज़रूर देखिए, कि उसने बोला है कि हम सबको ज़रूरत है, कोई ना कोई रास्ते में हम कहीं फंसे ही हुए हैं, राइट. तो मुझे लगता है, मतलब पैराफ्रेज कर रही, जो उनका मतलब था वो यही था, पर मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला, जैसे हम फेशियल करा रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, हम रोज़ ऑफिस जाते हैं, सेम वे हम रोज़ अपने माइंड के लिए क्या कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. मुझे लगता है इट हैज़ transformed my life, my family's life. My entire existence is just blissful because of 8 years of practice of what I have worked on myself every day. कि मुझे अगर लगता है कि यार राजेश जी ने मुझे ऐसा बोला, यार इन्होंने ऐसा, मुझे दुख हुआ, तो अगर मुझे दुख हुआ है, मैं घर जाके उस पर टूल ज़रूर करूँगी कि ऐसा मेरा क्या एक इनर चाइल्ड रह गया जो राजेश जी की इस बात से ट्रिगर हुआ है. उन्होंने तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है अपनी उस चीज़ को हील करके अपने ऑथेंटिक सेल्फ में और जाने की. जैसे गौतम बुद्धा बोलते हैं, जो भी हमारे आसपास चल रहा है, माई आउटर वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर विद इन. जो मेरे अंदर है वो मेरे बाहर है. उपनिषद में लिखा है, जो भी इस पूरी दुनिया में हो रहा है ना, वो मेरी बॉडी के अंदर अभी भी मौजूद है. बॉडी मेमोरी के अंदर है, बॉडी के अंदर है, बॉडी में अभी भी सब चल रहा है. तो जब हम किसी भी चीज़ को हील करते हैं, हम उस ऑथेंटिक सेल्फ, जिस एनर्जी से हम पैदा हुए हैं, हम उस एनर्जी के पास और करीब हो जाते हैं. हाँ ना, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि हर आदमी को, जैसे आपने बराबर कहा, फेशियल की ज़रूरत है ताकि वो ग्लो कंटिन्यूस रहे, ताकि उसकी स्किन वैसे ही रहे, या जिम की ज़रूरत है, वैसे मेंटल हीलिंग से शायद उसके प्रोफेशन में या फैमिली लाइफ में या ओवरऑल लाइफ में भी वो 2x या 3x तरक्की कर सकता है. 100%. बिकॉज अनकॉन्शियसली ही माइट बी फेसिंग दैट, ही मस्ट नॉट बी सेल्फ अवेयर अबाउट दैट थिंग कि ही इज़ गोइंग टू दैट ट्रोमा. तो शायद वो निकल जाए तो खुल जाएगा, जैसे आपने विद्या बालन का एग्जाम्पल लिया. 100%. करेक्ट. तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने 8 साल पहले ये क्यों सोचा कि इसमें पढ़े, और आपकी क्या कहानी है? ओहो, ये मुझे बोलना पड़ेगा कैमरे में. ओके. देखो, मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि आपको भी जानना चाहेंगे ना हम कि हम ज़रूर 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 ज़रूर. मैं बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ उन सब लड़कियों से जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं. मेरा बहुत मैसिव हार्ट ब्रेक हुआ था, और मुझे ऐसा लगता था कि अरे वो आ जाएगा, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे छोड़ के कहाँ जाएगा. पर वो एक्चुअली गया, और वो कभी नहीं आया. तो मुझे 6 months बाद रियलाइज़ हुआ कि मेरा एक्चुअल ब्रेकअप हो गया है. एंड उसके बाद मैं पार्टीज़ पे जा रही हूँ तो रो रही हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ तो रो रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, रोना आ जाता था. सो आई डिडंट नो हाउ टू डील विद दिस. ये रिलेशन कितने साल का था? 2.5 साल. 2.5 साल का रिलेशन था. देखिए, मेरे को लगता है कि 3 महीने के रिलेशनशिप में भी दुख हो सकता है, 3 घंटे के भी, और 30 साल में भी. वो आप, लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं. Okay. मैं नहीं कह रही कि लड़के कम होते हैं, पर लड़कियां बहुत इमोशनल होती है. तुम हमें नहीं बहुत समझोगे. दुख होता है. तो मैं अपनी थेरेपीज़, अपनी हीलिंग के लिए गई, और 8 साल पहले तो बहुत महंगी महंगी थेरेपीज़ भी होती थी. तो मैं जाती रही. तो मुझे एक दिन ऐसे स्ट्राइक हुआ, और मुझे फ़र्क पड़ा, पर यही था कि मैं बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरे पास उतने थे नहीं तब. दुख और भी थे बहुत, सिर्फ ब्रेकअप नहीं था, पैसे भी थे, करियर भी था, मिलके सब कुछ था, बट फोकस सिर्फ ये था कि यार उसने मुझे छोड़ दिया. और मैं थेरेपीज़ के लिए गई, मेरे को फ़र्क लगा, मेरा रोना कम हुआ. आपको किसी ने सजेस्ट किया था कि आप सेल्फ अवेयर थी कि मुझे? नहीं, मुझे मेरे एक करीबी दोस्त हैं अजय, थैंक्स टू हिम, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, क्योंकि वो मुझे मिले और मैं रो पड़ी. तो उन्होंने कहा यार तू जा, अपने कोई हीलिंग करा देख.
तो मैंने कहा क्या हीलर क्या कर लेंगे, मैं किसी को अपनी पर्सनल स्टोरी क्यों सुनाऊँ, यू नो, आप खुल के कैसे। उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो अभी कोविड के बाद से अवेयरनेस आनी शुरू हुई है। फिर मैं अपनी हीलिंग पे गई, 3 महीने के बाद मुझे लगा कि हाँ मैं सीख ही लेती हूँ। फिर मैंने सीखना शुरू किया, मैंने ऑनलाइन खुद गई सीखना। वो था ना आपकी कॉलिंग है, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी कॉलिंग है। और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ उस लड़के के, इतनी शुक्रगुजार हूँ। अगर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो मैं आज राजेश जी आपके पॉडकास्ट में बैठ के हीलिंग के बारे में नहीं बात कर रही होती, और मैं वो नहीं होती जो मैं आज हूँ। सो थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू ऑल दोज पीपल हु रिजेक्टेड मी। मैं तो ये बोलती हूँ कि नॉट जस्ट अ गाय, एनीथिंग, फ्रेंडशिप हुआ, किसी से नाराज़गी हो गई, कुछ हुआ, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ मेड मी हु एम आई टुडे एंड आई चोज टू वर्क ऑन इट। मैंने कहा मैं दुर्गा माँ सेल्फ को एक्टिवेट करूँगी, गिव अप नहीं करूँगी। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, बट आई डिड इट। तो मैं आई फिर हीलिंग में, और मैंने काफ़ी ट्रैवल किया कंट्रीज़ को, क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे हीलर बनना है। मैं चाहती रही, समझती रही, और हर बार मुझे मेरी हर चीज़ का सवाल का जवाब आने लग गया। ये मेरी लाइफ में इसलिए ऐसे हुआ, ये इसलिए ऐसे हुआ, अब ये ठीक हो रहा है, अब ये ठीक हो रहा है। और मुझे याद है मेरे घर वाले उस टाइम पे मुझे ना बड़ा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे, मेरी बहन ने कॉल किया मेरे पापा को, बोला अरे ये जोगन बन गई है, इसका पता नहीं क्या होगा। वो लोग मेरे रूम में आते थे, मैं मेडिटेशन कर रही होती थी, वो डर के चले जाते थे, इसको हो क्या गया, ये पागल हो गई। एंड दे लिटरली थॉट कि मैं पागल हो गई, जैसे कि नॉर्मल लोग बोलते हैं हीलर हो तो पागल हो गया। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को पहचान रही थी, अपने आप से मिल रही थी, और ये भगवान जी की प्लानिंग थी। गुरु जी को पता था कि इस लड़की को यहाँ आना है, इसलिए मुझे वो सब दुख दर्द जो हम मानते हैं, क्योंकि हम हर एक को लगता है कि मेरे दुख सबसे बड़े थे, राइट, चाहे वो किसी के सामने छोटे हों या ना हो, हमारा दुख बहुत बड़ा था। पर वो सब दुख, वो सब रिलेशनशिप्स ने मुझे मेरे आप से मिलवाया, मुझे मेरे परमात्मा से मिलवाया, और मुझे इतना इनेबल किया कि मैं कोई भी इंसान जो मेरे सामने है ना, मेरा एक ही मोटो है, एम्पावर दैट पर्सन। फियर नहीं देना, फियर में तो पूरी दुनिया चल रही है, उनको फियर से निकालना, और उनको बेस्ट वर्जन नहीं बनाना, उनको अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिलाना है, उनकी ट्रू लाइट से मिलाना है, वही मेरा मोटो है। दैट्स इट। यानी कि ये जो आजकल सोशल मीडिया में जो कंपटीशन चल रहा है, या मोटिवेशन गुरु बोलते हैं कि आप भागते रहो, या ये, तो इनसे आप क्या अलग कुछ क्या बोल रहे हैं? देखो मैं तो सबको बोलती हूँ, सब अमेजिंग काम कर रहे हैं, सभी अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी अवेयरनेस, अपनी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ से वो जो कर रहे हैं, सब अमेजिंग कर रहे हैं। डिपेंड करता है किसके लिए क्या काम करता है, राइट। मुझे सिर्फ लगता है कि मैं कैसे किसी और से अलग हूँ, क्योंकि मैं एनर्जी हीलिंग, अभी देखो ना, हर चीज़ तो एनर्जी है, हम भी बने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स से। साइंस ने प्रूफ किया, अभी ये माइक है, इसके अंदर भी एटम्स चल रहे हैं, जो हमने कपड़े पहने उसमें भी चल रहे हैं, जहाँ हम बैठे उसमें भी चल रहे हैं। एवरीथिंग इज़ अलाइव, एवरीथिंग इज़ मूविंग, ठीक है। साइंस के हिसाब से ये वॉल इसलिए दिख रही है क्योंकि, बट एवरीथिंग इज़ अ स्पेस, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ना बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, इसलिए हमें एक सॉलिड वॉल दिखती है। पर साइंस के हिसाब से सब स्पेस है, हम भी स्पेस ही हैं, राइट। तो हर चीज़ एनर्जी है। जो मेरा थॉट है वो भी तो एनर्जी है। आज अगर मैं बोलती हूँ, याद करती हूँ साईं बाबा, हनुमान जी, साईं बाबा एक काम एनर्जी है, हनुमान जी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैंने बोला राजेश आप एक एनर्जी हो, आहाना जो न्यूमरोलॉजी पे कर रहे हैं उस पर, आहाना वो भी एक एनर्जी है। तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी, वर्ड्स आई एम थ्रोइंग एट यू इज़ एनर्जी। कपड़ा, हमारा सोचना, जो भी हम सोच रहे हैं वो एनर्जी है। तो अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या वो एनर्जी मुझे लो फ्रिक्वेंसी पे ले जा रही है या हाई फ्रिक्वेंसी पे ले जा रही है। अभी FM 91.1 पे ही बचता है ना, 91.2 पे तो गड़गड़ होती है, राइट। तो उसको मुझे ट्यून इन करना है कि मैं 91.1 में ही रहूँ, या मैं अपने आप को और काम करके 104 FM पे चली जाऊँ या दूसरे पे चली जाऊँ, पर बीच में तो कुछ नहीं है ना। तो आप किस फ्रीक्वेंसी पे हो वो आपका थॉट आपको बताता है। अभी मैं ऐसे बैठ जाऊँ, ओफ मैं तो बहुत अच्छी हीलर हूँ, मैं तो ये बोलूँगी और वो बोलूँगी, आप इम्प्रेस भी हो गए, पर मैं अंदर से सोच रही हूँ अपने आप को क्या समझते हैं, मैं तो बहुत ही हूँ, मैं अंदर से ईविल हूँ।
तो वो मेरी फ्रिक्वेंसी तो तब भी लो है, क्योंकि मेरा कर्मा तो मेरा भगवान देख रहा है ना कि क्या है। आप तो कहो कि बड़ी अच्छी लड़की थी यार, इतना बोल के चली गई, पर अंदर से मेरे इविल थॉट है, जो एनर्जी है वो मेरा कर्मा लिखा जा रहा है। हाँ ना, ये एनर्जी और ऑरा में कुछ फ़र्क है कि वो सेम चीज़ है जो लोग बात करते हैं, ऑरा हीलिंग और ऑरा एनर्जी, मतलब ये दोनों सेम है कि अलग है? देखो इस पे मैंने एक एग्जांपल देती हूँ। मैं शायद गलत बोलूँगी, पर सतयुग और द्वापर युग और युग और एक और कुछ 3 युग थे, राइट, और ये अब कलयुग है, राइट। तो एक टाइम पे क्या था कि असुर और जो भगवान जी होते थे वो लोग डिफरेंट लोक में थे। फिर सेकेंड युग में क्या आया कि वो जो भगवान जी और जो ईविल थे वो एक ही लोक में थे, पर डिफरेंट दूर रहते थे। फिर जब हमारा द्वापर युग आया तो पांडव और कौरव एक ही घर में थे, ईविल और गुडनेस, राइट। अब जो हमारा कलयुग है, हमारे अंदर ही है ईविल और गुडनेस, वो भी एनर्जीज ही हैं। रावण और शिव वो भी एनर्जीज ही हैं। मेटाफोरिकली कि जब कोई बोलता है कि राम जी ने रावण को मारा, राम जी बोलते हैं नहीं, उसकी ईगो ने उसको मारा, राइट। तो मेरी ईगो इस टाइम पे डेविल है, और मेरी पावर, मेरा कंपैशन, मेरा लव फॉर अदर्स एंड माई सेल्फ इज़ माई राम, माई कृष्णा। मैं किसको एक्टिवेट करती हूँ एनर्जी को, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एनर्जीज अभी कैसे पता चलेगा लोगों को कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? जो ऑरिक फील्ड में, ऑरा में करते हैं। अभी लोग बोलते हैं कि अरे यार बहुत लो फील हो रहा है, काम नहीं चल रहा, स्टक है, ये नहीं हो रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं। अब वो एनर्जी ब्लॉक आपके थॉट प्रोसेस से भी हो सकती है, किसी ने एनर्जी थ्रो करी, साइकिक अटैक्स बोलो, कुछ भी बोलो, उससे भी हो सकती है। जो कल्ट करता है कोई आपके फैमिली मेम्बर्स या दुश्मन, वो बोल रहे हैं आप? वो कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सी, एवरीथिंग इज़ अ बिलीफ सिस्टम, राइट। मैं नहीं बोल रही कि ईवल आई नहीं होता, ब्लैक मैजिक नहीं होता। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं इससे अभी ऊपर फ्रीक्वेंसी पे हूँ। मतलब ईवल आई का भी फ्रीक्वेंसी से ऊपर आप उठ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि राम भी तो आप ही के अंदर है, रावण भी आपके अंदर है। आप किसको एक्सेस करना चाहते हो वो दर्शाएगा आपकी थॉट प्रोसेस, और वो दर्शाएगा आपका चक्रास, आपकी सेंट्रल लाइन और आपका ऑरिक फील्ड। तो कोई बहुत बीमार हो रहा है, कोई बहुत किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, बहुत डेट में है, डिवोर्स केस चल रहा है, या किसी का रिलेशनशिप नहीं बन रहा, शादी नहीं हो रही है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें पता है कहीं एनर्जी जो है वो स्टक है या वो ब्लॉक्ड है। तो अगर मैं अपना नाम भी चेंज कराती हूँ, मैं आई एम ऑल्सो न्यूमरोलॉजिस्ट, मैंने भी अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करी, इनफैक्ट नाम ही चेंज किया, अभी आहाना कोचड़ा आया, ठीक है। अभी मैं फ्रिक्वेंसी तो शिफ्ट कर दी, राइट, बट हर न्यूमरोलॉजी में जो आप 7 नंबर बोलिए, 5 बोलिए, जैसे मैं 7 नंबर की हूँ, ठीक है ना, बहुत स्पिरिचुअल हूँ, स्टार्टिंग से ही थी। तो जो 7 नंबर है, 7 नंबर का एक हाईएस्ट ऑक्टेव भी है, 7 नंबर का लोएस्ट ऑक्टेव भी है। हाईएस्ट ऑक्टेव क्या, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं हीलिंग कर रही हूँ, मेरे को और चीज़ें एक्सेस होती हैं, मेरे को स्पिरिचुअल चीज़ें पसंद है, यूनिवर्स में घूमना, समझना। अभी लोएस्ट क्या है, डिप्रेशन में हूँ, सैड हूँ, माइग्रेन हो रहा है, बहुत दुखी हूँ, बहुत डिप्रेस हूँ, दिमाग ओवर थिंक कर रहा है, वो लोवेस्ट ऑक्टेव हो गया। अब अगर मेरे को लगा कि नहीं यार मेरे को शादी करनी है, मैं 7 से ना अपने आप को 6 नंबर दे देती हूँ। मैंने जो हम डेट ऑफ बर्थ नहीं, नाम में चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो हमें भगवान जी ने दिया, डेस्टिनी है हमारी 70%, 30% हमारा नाम है। अब मैंने नाम चेंज करके 6 तो कर दिया, लेकिन अभी भी तो मैं लोवेस्ट ऑक्टेव में ही आ गई 6 के, वो कैसे बदलूंगी? अब 6 में शादी भी होनी है, और 6 में मैं बहुत चिपकू भी हो गई हूँ, क्लिंगी हो रही हूँ, ठीक है, ऑब्सेशन हो रहा है मुझे। 7 नंबर में अगर मेरे को, पहले तो मैं अपने आप को देखती, या मैं क्लाइंट को या मैं किसी को जब स्टडी करूँगी तो मैं देखूँगी नाम चेंज करने से पहले मैं देखना है कि वो लोएस्ट ऑक्टेव में या हाईएस्ट ऑक्टेव में है, ठीक है। अगर कोई 2 नंबर में लोएस्ट ऑक्टेव में है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, पार्टनर के बिना रह नहीं सकता है, राइट, और बहुत नोजी हो रहा है, तो पहले तो मैं उसके उस एस्पेक्ट को, इनर चाइल्ड को हील करूँगी, ताकि पहले मैं उसको हाईएस्ट ऑक्टेव में लेकर आऊँ, जहाँ पार्टनरशिप है, वो पीस मेकर है। अब जब मैं यहाँ लेकर आ गई, अब मैं उसका नाम चेंज करके उसको जिस भी ऑक्टेव नाम में जाना है, जिस भी फ्रिक्वेंसी पे जाना है, 6 नंबर, 7 नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वी कैन चेंज द नेम। So healing is that important, I feel, for all of us, in more than ever in today's life, where I want to access my Durga self, मेरे राम जी,
या रावण, वो आपकी मर्जी है। अवेयरनेस आ जाए ये पॉडकास्ट देख के तो मुझे लगेगा भाई जय गुरु जी। लेकिन इससे ये समझ में आता है आना कि स्पिरिचुअल हेल्थ या स्पिरिचुअल या मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल बीइंग, जो भी आप कहें, जो आपका थर्ड डायमेंशन है माइंड का, उसको हील करने के लिए जब आपके पास कोई आता है या किसी हीलर के पास जाता है तो सारे डायमेंशंस उसे देखना पड़ता है, राइट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी टू वास्तु टू क्रिस्टल्स टू एवरीथिंग। सो ये सबका जब तक आपको ज्ञान नहीं है यू कैन नॉट हील ए पर्सन। नहीं, देखिए हीलिंग का आपको ज्ञान अवेयरनेस आ गई वही काफ़ी है। न्यूमरोलॉजी, हाउस हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एसेंस, जो भी हमारी डिफरेंट चीज़ें जो हम कहीं से बाहर से चीज़ें पहन रहे हैं या नाम चेंज कर रहे हैं, वो नॉलेज हो ना हो डजेंट मैटर, पर मुझे लगता है कि उन सब से पहले आप अपने आप की थेरेपी कराइए, अपनी हीलिंग कराइए। जब आप पॉजिटिव हैं तो आप क्रिस्टल पहन रहे हैं, वो आपकी एम्पलीफाई कर रहा है एनर्जी, तो वो आपकी पॉजिटिविटी और एम्पलीफाई करेगा, आपका नाम और हाईएस्ट ऑक्टेव में और एम्पलीफाई करेगा कि आपने अपना 7 से 6 या 4 अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आपने नाम चेंज कराया। बट मुझे लगता है मेरी एक्सपीरियंस ऑफ 8 years और मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग विद पीपल एंड माई ओन सेल्फ, मैं तो अपनी खुद की केस स्टडी हूँ, मुझे लगता है उसमें मुझे लगता है सबसे पहले तो आप अपनी थेरेपी और अपने हीलिंग कराइए। थेरेपी मतलब आप अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करा रहे हैं, कोई भी मेथड हो वो आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स भी तो हमारी एनर्जी है, थॉट भी हमारी एनर्जी है, चाहे वो स्पिरिचुअल हीलिंग है, चाहे वो एनर्जी हीलिंग है, चाहे वो टच हीलिंग है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग है, डजेंट मैटर। एनीबडी हु कैन एक्सेस टू योर मॉलिक्यूल्स एंड अपलिफ्ट योर एनर्जीज फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट। आहना, आजकल बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, जैसे कैंसर, ट्यूमर्स, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी कोई हीलिंग का प्रोसेस है या इसे अवॉइड किया जा सकता है हीलिंग से? देखो मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम क्योर कर सकते हैं, बट येस कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं और मैं ये नहीं बोलूँगी 100% सक्सेसफुल केसेस आए हैं, नहीं, बट डेफिनेटली एक हीलिंग से, ऑल्टरनेटिव थेरेपी से, जो कि मैंने सुना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, यूएस में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे उन्होंने ऑल्टरनेटिव हीलिंग इंट्रोड्यूस करी है फॉर कैंसर पेशेंट्स आफ्टर कीमो, कि उनको एक रिलैक्सेशन होता है, राइट। तो पहली चीज़ तो मैं बोलूँगी, ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारा फूड, हमारा लाइफस्टाइल, एवरीथिंग, बट इफ़ आई गो बियॉन्ड दैट एंड डू द डेप्थ ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग इन हीलिंग टर्म्स, आपका स्ट्रेस सबसे बड़ा आपका स्ट्रेस जो है ना वो ही ग्रेव है। क्योंकि कोई भी बीमारी आपको अगर हो रही है, क्योंकि वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन इसलिए हो रही है कि यू आर गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस इन योर लाइफ। वो स्ट्रेस को हटाने के लिए हम क्या करें, हम कॉर्टिसोल्स ही प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, हम सैड नेगेटिव जो है हार्मोन्स है, सैड हार्मोन्स ही प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, राइट। I think it's cortisol only, but if I'm mistaken. Yeah, cortisol. Yeah. So you're producing that. But when you are uplifting your lifestyle mentally, mental detox, you're taking care of your mindfulness, you are committed. The way you are committed to fall in love with your partner, be committed to yourself first for your own happiness, be sorted in your head. When you're working on yourself, stress level आपका कम हो गया, which means acidity, हेडेक, इंसोम्निया, ये कम हो गया। आपने वैसे दवाइयाँ कंज्यूम करनी बंद कर दी या कम कर दी रिलेटिवली, वरना एसिडिटी की दवाई रोज़ चलती है, रोज़ आपकी हेडेक की दवाई चलती है। वो ज़्यादा होता है फिर आप बहुत लेज़ी फील हो रहे हैं, चलो और कॉफ़ी पी लेते हैं हम, और प्लास्टिक की चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं और चीज़ें, तो ये हमें कहाँ लेके जा रही है? टूवर्ड्स मोर एंड मोर डिजीज़ इट इज़ क्रिएटिंग, राइट। हाउ अबाउट जो हमारा रूट कॉज है, मैं उस स्ट्रेस को ही चेंज करूं, उस पर ही काम करूं। इट्स नॉट अ वन डे जॉब, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बट डेफिनेटली इट विल ब्रिंग amazing changes, joy, happiness, abundance, money, relationship, love, everything in your life. हाँ ना, अभी जाते जाते मैं आपसे कुछ सजेशन हमारे दर्शकों को चाहूँगा। जनरली आज की पीढ़ी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहती है और लेट नाइट बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से इंसोमिनिया या स्लीपिंग डिसऑर्डर तो बहुत लोगों को है। 3 बजे 4 बजे स्टेटस अपडेट कर रहे हैं या मैसेजेस कर रहे हैं, अभी भी रात रात बातें करते रहते हैं। तो इज़ इट राइट और व्हाट इज़ द राइट वे एंड हाउ टू गेट स्लीप इफ़ यू आर इन स्ट्रेस?
वो अगर आप बता सके तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, बट ओके। ये दो एस्पेक्ट्स हैं, एक सोशल मीडिया और नींद सुकून की कैसे आए, क्योंकि नींद आना सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है कि नींद आएगी तो भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, और अगर नींद नहीं आ रही है तो एक्चुअली वो अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली ओवर थिंकिंग चल रही है, कुछ है जो आप सोचे जा रहे हो किसी ना किसी बात के बारे में, और कहीं और कहीं आपको एडिक्शन है सोचने का। तो आप उठा लोगे अपना फ़ोन और देखोगे अरे ये इस पार्टी में गए, ये यहाँ हॉलीडे कर रहे, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मेरे को अपना ये हेयर स्टाइल चाहिए, ओह उसने इसको, मैं उसको अब स्टॉक करती, वो कहाँ गया। हम इतने बिजी हो गए हैं बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन टू सिट विद आवर सेल्व्स, वी आर इन फियर, वी फील लोनली, वी सी कि अरे हम वी फाइंड टू सिट विद आवर सेल्व्स इज़ द मोस्ट अगलीस्ट थिंग टू डू। कॉन्शियस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है ना लाइफ में, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, परेशान जो इंस्टाग्राम है या बाकी जो सोशल मीडिया है, उसकी वजह से हमेशा यू आर इन ए डिफरेंट। तो मैंने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कहीं चीज़ पढ़ रही थी जहाँ लिखा था कि इंस्टाग्राम में ना 3 सेकंड में आपके इमोशंस चेंज करा सकता है। आप एक रील देखेंगे जहाँ पे ना कोई बहुत पार्टी कर रहा है, आप खुश हो जाओगे, अरे वाह नेक्स्ट टाइम मैं ये पहनूंगी, आपने स्क्रॉल किया वहाँ पे एकदम से ना कोई दुखी हो रहा है और कुछ तो शेयर कर रहा है और आपके आंखों में आंसू आ गए, आप दुखी हो गए। आपने फिर नीचे स्क्रॉल किया और आपको लगा ओह मेरी फ्रेंड यहाँ जा रही है, मुझे उसने बताया नहीं, आप जेलस भी फील हो गए। आपके सारे इमोशंस आ जाते हैं रात को, आप सब इमोशन को टक 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 टच कर दिया आपने, एक्टिवेट कर दिया, आपको नींद कैसे आएगी। मुझे तो लगता है हर चीज़ का जवाब है थेरेपी और हीलिंग। आप जाकर तो देखिए, कराइए तो सही, पर ज़रूर उस हीलर के पास जाइएगा जो आपको फियर नहीं बांट रहा कि तुम्हारी फैमिली में इस इंसान ने तुम पे कुछ किया इसलिए ये हो रहा है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये और होगा, बस इनफ। लेट्स बी स्मार्ट, इंटेलिजेंट। 2025 आ रहा है, 21st सेंचुरी पीपल, हम सब बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं। लेट्स यूज़ आर लिटिल स्मार्टनेस कि हम हीलिंग के लिए जा रहे हैं, अपने आप को शांति पहुंचाने के लिए, कोई फियर लेने नहीं जा रहे। हीलिंग कराओ यार, थेरेपी कराओ, डिफरेंस देखो लाइफ में। 3 महीने बाद आप ज़रूर एक थैंक यू मैसेज कर देना, वरना जय गुरुजी बोल देना, मैं समझ जाऊँगी कुछ हो गया। Thank you Ahana for actually making us aware about healing और क्यों मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है along with the physical health, और किसके पास जाए वो भी नहीं समझता था, क्योंकि दवाइयाँ खाना यही सोल्यूशन समझता था। तो हीलिंग इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर योर मेंटल हेल्थ, और मेरे ख्याल से हर एक को ज़रूरत है आजकल के बिजी लाइफ में। मुझे तो बहुत ज़रूरत है, बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।